हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा। मैं आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 9th का तीसरा चैप्टर और उसका आज 7वां भाग यानी कि 7वीं क्लास है। और इसमें हमने आप लोगों को हिमालयी अपवातंत्र पढ़ा के खत्म कर दिया था। आज प्रायद्वीपीय अपवातंत्र पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया, प्रायद्वीपीय अपवातंत्र पूरा मिटा देते हैं इसको। शुरुआत में ही गलत हो गया। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहते किसे हैं, फिर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, फिर उसको हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और हिमालयी अपवाह तंत्र में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका पूर्वी घाट, दूसरा आपका है पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट। तो हम लोग इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने विषय पर आते हैं। इस तरीके से भारत का एक नक्शा बनाएंगे और यहां से लेके यहां तक इस पूरे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, ये क्षेत्र आपका पूर्वी घाट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, पूर्वी, सॉरी, ये पश्चिमी घाट है आपका। क्या है आपका? ये पश्चिमी घाट। और ये वाला क्षेत्र आपका, इधर वाला, ये पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिम घाट के किनारे इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट। और इसके ये किनारे वाला क्षेत्र, किनारे वाला एकदम, इसको बोलेंगे पूर्वी तट। क्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्वी तट। ठीक है, अब ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट के सामने जो समुद्र है उसको बोलेंगे अरब सागर। क्या बोलेंगे? अरब सागर। ठीक है, अब पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो पानी का क्षेत्र है इसे बोले, उल्टा हो गया, आज सब उल्टा ही चल रहा है। ये जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे अरब सागर। अरब सागर। इसे बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब हम बेसिक डिफरेंस समझते हैं। हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां या अपवाह तंत्र, या हम अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं। अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र। ठीक है, हम एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे, सही और गलत का टिक करते जाएंगे। जैसे हिमालयी अपवाह तंत्र जो है वो नवीन अपवाह तंत्र। ठीक है, इसकी जो बहने की अवस्था क्या है? नवीन है। क्या है? नवीन। लेकिन ये
प्रौढ़ावस्था में। कैसी है? प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये नया है और ये प्रौढ़ावस्था में है। इसमें सदा नीरा है। ये क्या है? सदा नीरा, यानी कि यहां हमेशा जल बहता रहता है। और ये सदा नीरा नहीं है, सदा नीरा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ष भर जल की मात्रा नहीं रहती, सिर्फ मानसून जब आता है इसमें जल की मात्रा तब रहती है। इसमें वर्ष भर जल की मात्रा रहती है क्योंकि हिमनद पिघलने से इसमें जल आता है, और फिर बारिश के मौसम से भी जल आता है, तो वर्ष भर इसमें जल रहता है। ठीक है। हिमालयी नदियां जो निकलती हैं दो जगह जाती है, एक बंगाल की खाड़ी में भी अपना जल गिराती है और दूसरी अरब सागर में भी अपना जल गिराती है। और वो काम ये भी करती है, इसका भी जल बंगाल की खाड़ी में भी गिरता है और इसका जल अरब सागर में, दोनों जगह गिरता है। ठीक है, ये हो गया। कुछ चीजें ये हो गई, तो जो बेसिक डिफरेंस था हिमालयी नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में, वो हमने या उसमें वो हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसके। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र मतलब ये क्या है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र किसे कहते हैं या इसकी क्या विशेषता है, इसकी हम विशेषता देखेंगे दोस्तों, विशेषता एक एक करके। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है ये हिमालयी अपवाह तंत्र से पुरानी है, यानी कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुरानी है। यानी कि दोनों में देखा जाएगा नई कौन है पुरानी कौन है, तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र बहुत पुराने समय से चली आ रही है और हिमालयी अपवाह तंत्र नई है। ठीक है, मेन बेसिक डिफरेंस ये हो गया। अब उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था इसमें वर्ष भर जल की मात्रा नहीं रहती, ये तो हो गया, तो इसको इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज यहां और है, जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र दो चीजों का निर्माण करती है, एक एस्चुरी का और दूसरा डेल्टा का। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी पूर्वी घाट, यहां लिखते थे मिट गया था। ठीक है, तो जो ये एस्चुरी का निर्माण होगा ये पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर होगा, और जो डेल्टा का निर्माण होगा वो पूर्वी घाट और पूर्वी तट पर। यानी यहां पर किसका निर्माण होगा? डेल्टा का। और यहां पर किसका निर्माण होगा? एस्चुरी का। डेल्टा किसे कहते हैं और एस्चुरी किसे कहते हैं, इसको आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एस्चुरी की बात करेंगे, जो पश्चिमी घाट पे निर्माण होती है। जो नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का या ज्वार नदमुख का। एस्चुरी भी कह सकते हैं और किसका? ज्वार नदमुख का। ठीक है, तो आइए एस्चुरी समझते हैं। यानी कि ये पश्चिमी तट है, ठीक है, और ये आपका समुद्र है लगा हुआ। ठीक है, यानी कि जब अवसाद समुद्र अपने साथ जब नदियां अपने साथ अवसाद बहाकर घाट से गुजरते हुए, कौन से? पश्चिमी घाट से गुजरते हुए तट पर पहुंचती हैं और अपना पानी समुद्र में मिलाती हैं। यानी कि जहां पर तट, क्या? तट प्लस समुद्र के पानी का मेल होता है, वहां पर क्या बनता है? एस्चुरी। क्या बनता है? एस्चुरी। समझ गए एस्चुरी किसे कहते हैं? अब हुआ डेल्टा। जब नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं पूर्वी घाट से ले जा करके, तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट यानी कि मलबा बहा कर लाती हैं। तो वो किसी कारणवश किसी पॉइंट पे चोक हो गया, तो यहां से इसकी धारा दो भागों में बह गई और धीरे धीरे करके यहाँ पे ढेर सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो गया और इसकी आकृति कैसी हो गई? त्रिभुजाकार। कैसी हो गई? त्रिभुजाकार। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा हमेशा अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा बनाया जाता है और एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण
उन नदियों के द्वारा बनता है जो अरब सागर में गिरती है। तो डेल्टा और एस्चुरी की चीजें जो आपकी थी वो समझ में आ गई। ठीक है, एक चीज और है, जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र में जो नदियां बहती हैं, उन नदियों के जो बहने का क्रम है, जब वो नदियां बहेंगी तो उनकी आकृति ऊपर से जब आसमान से देखेंगे तो वृक्षाकार कृति होती है। कैसी होती है? वृक्षाकार। वृक्षाकार। आइए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। तो ये तो आपका हो गया प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, कौन सी नदियां कहाँ गिरती हैं, कैसे क्या है, ये हमने विशेषता वगैरह अच्छे से बता दिया। अब प्रायद्वीपीय भारत की एक एक नदियों के बारे में लिखेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हमें क्या देखना है बेसिकली, कौन सी नदी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ को गिरती है, या उन नदियों पर कोई डैम बना है, कोई बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी है, तो हमें ये सब देख लेना, और इसके अलावा इसमें हमको और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहली नदी के बारे में हम शुरू करते हैं। पहली नदी है महानदी। पहली नदी कौन सी है? महानदी। ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ गिरती है, हमें ये सब चीजें पढ़ना है। तो ये नदी एक अनुवर्ती नदी है। कैसी नदी है? अनुवर्ती नदी है। ये नदी कैसी नदी है? एक अनुवर्ती नदी है। ठीक है, ये नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक पठार के सेवा पहाड़ी से। कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ के सिहवा पहाड़ी से। सिहवा पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, ये नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ के सिहवा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये अपना जल कहाँ गिराती है? एक पारादीप है उड़ीसा के समीप में। कहां पे? उड़ीसा के समीप। उड़ीसा के पास पारादीप में। कहां पे? उड़ीसा के पास पारादीप में अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती। पारादीप में बंगाल की खाड़ी। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, इस पर एक बांध बना हुआ है महानदी पर। कौन सा बांध है? उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, महानदी पर हीरा कुंड बांध बना है। ठीक है दोस्तों, इससे बस इतना ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अगला नदी है आपकी गोदावरी नदी। दूसरी नदी आपकी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, अगली नदी आप लोगों की है गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी। यानी कि जब हम ऐसे भारत का नक्शा बनाएंगे तो प्रायद्वीपीय भारत ये हो गया, तो प्रायद्वीपीय भारत की देखेंगे तो सबसे लंबी नदी, और पूरे भारत की देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगी। ठीक है, गोदावरी नदी। तो ऐसे लिखेंगे, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी व प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस तरीके से इस प्रश्न से दो प्रश्न का काउंटर हो गया इस दो लाइन से। ठीक है, ये नदी निकलती कहां से है, गिरती कहां से है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसको दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसे
दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हाँ, चल रहा है अच्छे से। ठीक है, ये हो गया इतनी चीजें। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये नदी निकलती कहां से है? ये निकलती है महाराष्ट्र जिले के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। ये नदी निकलती कहां से है? महाराष्ट्र में एक जिला है नासिक, वहां पर त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये नदी निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और इस नदी के बारे में क्या सबसे बड़ी विशेषता है? हाँ, ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले आकर गिराती है। कहां पर? और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी हम कुछ सहायक नदियों को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, क्योंकि इसके बारे में पूछ लेता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तर भारत में गंगा का महत्व है, वैसे दक्षिण भारत में इस गोदावरी नदी का महत्व है। जब इस नदी में पानी आता है तो जो लोग आसपास समीप होते हैं, जाकर पानी आने से पहले उनके चरण स्पर्श करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसकी जो सहायक नदी है, वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, मंजीरा। जैसे कि वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, मंजीरा, बस ये 4 नदी आप याद कर लीजिए। ठीक है, 2 नदी हो गया है। अब तीसरी नदी आपकी है कृष्णा नदी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तीसरी नदी आपकी है कृष्णा नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जैसे गोदावरी नदी जो थी वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी थी, तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तीसरी नदी आपकी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसके बारे में जो मुख्य विशेषता वो ये है, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका मतलब जो पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो पहली सबसे बड़ी नदी है, अभी इसके पहले लिखवाए थे, गोदावरी नदी है। ठीक है दोस्तों, और ये नदी निकलती कहां से है? ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती। कहां से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और ये अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इस नदी की सहायक नदी और इस नदी की और जो मुख्य विशेषता होगी हम उसको देख लेंगे। तो इस नदी पर बांध है, तो 3 बांध है। एक अलमट्टी बांध है। कौन सा बांध है? अलमाटी बांध। ठीक है, श्रीशैलम बांध
श्री सैलम बांध और तीसरा नागार्जुन बांध। ठीक है, कृष्णा नदी पर 3 बांध है, एक अलमट्टी बांध है, दूसरा श्री सैलम, तीसरा नागार्जुन बांध है। इसकी सहायक नदियां हम देख लेंगे दोस्तों। क्या देख लेंगे? सहायक नदियां इसकी। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में मालप्रभा, घाट प्रभा और उसके बाद पंचगंगा, दूध गंगा। बस जो इंपॉर्टेंट है और आसानी से याद होगा, जैसे मालप्रभा, घाट प्रभा, पंचगंगा और साथ में दूध गंगा। ठीक है, कृष्णा नदी होगी। अब हम चौथी नदी के बारे में पढ़ेंगे। जो चौथी नदी है, चौथी नदी आपकी है कावेरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? कावेरी नदी। कावेरी नदी। ठीक है, आइए कावेरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये कर्नाटक के कोडंगू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती। कहां से? यह कर्नाटक राज्य के कोडंगू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, से निकलती है। और कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और इस पर 2 द्वीपों का निर्माण होता है। एक शिव समुद्रम द्वीप है, शिव समुद्रम, और एक श्रीरंगपट्टनम, जहां तक मुझे जानकारी। हाँ, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। तो 2 द्वीप का निर्माण करती है। क्या करती है? 2 द्वीप। वो 2 द्वीप कौन से? शिव समुद्रम द्वीप और श्रीरंगपट्टनम द्वीप। ठीक है दोस्तों, जो यहां तक था हो गया। और दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे सुंदर जलप्रपात का निर्माण होता है कहां पर? कावेरी नदी पर, जिसको हम लोग बोलते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। दुनिया का, या भारत का कह लें आप, दुनिया का ना करके भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। क्या? सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जल प्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात का भी मतलब, जलप्रपात का मतलब ऐसे पानी ऐसे पहाड़ से आ रहा है, उस पर अचानक सीधे ऐसे एकदम नीचे गिर रहा है बहुत तेजी से। दूर से देखो तो वाटरफॉल टाइप का, वही जलप्रपात हो गया, जिसको हम इंग्लिश में वाटर फॉल बोलते हैं। अब आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसका नाम है हेमवती, अर्कावती। सहायक नदियां क्या है इसकी? सहायक नदियां। तो सहायक नदियों में 3 नदी बहुत है इसकी, हेमवती, अर्कावती, भवानी भी है, लेकिन भवानी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेमवती, अर्कावती और दूसरा अमरावती, तीसरा अमरावती। अमरावती, ये 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। 4 नदी हो गया आपका। अब हम अगली नदी की तरफ बढ़ेंगे। अगली नदी का नाम है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा और तापी नदी, ये 2 नदियां भारत की ऐसी नदी है जो भंस घाटी में बहती है। और इन्हीं दोनों नदियों के बीच में एक पर्वत पाया जाता है, जिसे सतपुड़ा, नहीं, पहाड़ी पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत या पहाड़ी कहते हैं, जिसे ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। मतलब ऐसा पहाड़ या पर्वत जो दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ हो, तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो नर्मदा और सतपुड़ा, और दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। और सोचो, पूर्वी घाट में इसका उद्गम स्थल होता है, लेकिन पश्चिमी घाट में आके गिरती है। क्यों? क्योंकि इसका जो धारा प्रवाह है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो अगली नदी आपकी हो गई नर्मदा नदी।
अगली नदी आपकी क्या हो गई? नर्मदा नदी। बताया था नर्मदा, सोन, ये सब नदियां कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है ना? तो मैकाल पर्वत के समीप छत्तीसगढ़ में, कहां पर? छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत के समीप, कहां पर? मैकाल पर्वत के समीप। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है। कहां पर गिराती है? अरब सागर में गिराती है। निकलती कहां से दोस्तों? ये अमरकंटक की पहाड़ी से। और अपना जल कहां गिराती है? अरब सागर में गिराती है। और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जो भी पश्चिमी घाट में गिरेंगे किसका निर्माण करेंगी? ज्वार नद मुख का निर्माण करेंगे। ठीक है। अब आगे चलिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। हाँ, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अगली नदी की तरफ हम बढ़ेंगे। नर्मदा के बाद अगली नदी होगी तापी या ताप्ती नदी। अगली नदी क्या होगी? तापी हम बोल सकते हैं, या ताप्ती नदी। ठीक है। ये कहां से निकलती है? इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नदी निकलती है एमपी में। कहां से? मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल। बैतूल। बैतूल जिले के समीप में एक मुल्तान पहाड़ी है। क्या है? मुल्तान पहाड़ी। तो कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश जिले, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्तान पहाड़ी से। कहां से? मुल्तान पहाड़ी से निकलती है। और अपना जल कहाँ गिराती है? ये अपना जो जल गिराती है वो अरब सागर में गिराती है। कहां पर गिराती है? अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें समझ में आई। अब तापी नदी के बारे में विशेष कुछ पढ़ना तो है नहीं, लेकिन हाँ, अगली एक आगे नदी है लूनी नदी। क्या है? इस नदी के बारे में हमने आपको बताया था। ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इसको लूनी नदी तंत्र की कहते हैं। ये नदी कहाँ की है? राजस्थान की है। इसे हम लूनी नदी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूनी नदी तंत्र। इस नदी में लवणता सर्वाधिक है। क्या है? लवणता, लवणता सर्वाधिक है। ठीक है। ये निकलती कहां से है? ये एक अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। ऐसे मान लो, कहां से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। अपना जल कहां गिराती है? कच्छ के रन में। कहां पर? कच्छ के रन में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया लूनी नदी। लूनी नदी के बाद अगली नदी हम लोग पढ़ेंगे माही नदी। क्या पढ़ेंगे? माही नदी। अगली नदी है माही नदी। ठीक है। तो जो ये माही नदी है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। एग्जैक्ट स्थान नहीं जानिए, खाली इतना जानिए मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलती है। और अपना जल कहाँ गिराती है? खंभात की खाड़ी में। कहां पर गिराती है? खंभात की खाड़ी में। अब आगे जो नदियां आएंगी उनके बारे में एक ही दो लाइन, बस उसी से सब सारी चीजें
क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब एक नदी आपकी आती है शरावती नदी। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य के एक जिला है शिमोग, वहां से निकलती है। आइए देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दें बस। अगली नदी है आपकी शरावती। क्या है? शरावती नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक राज्य का एक जिला है शिमोग। कर्नाटक राज्य का एक जिला है शिमोग, उस शिमोग जिले से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक राज्य के शिमोग जिले से निकलती है, शिमोग जिले से निकलती है। ठीक है, शरावती नदी। इस नदी पर एक जलप्रपात है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? गरसोप्पा जलप्रपात। जल कभी कभार प्रश्न आ जाता है गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर स्थित है। प्रश्न ये भी आता है गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, जोग जोग जलप्रपात भी। गरसोप्पा को हम क्या बोलते हैं? जोग जलप्रपात। जोग जल प्रपात। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। अगली एक नदी आप लोगों की है मांडवी नदी। क्या है अगली नदी? मांडवी नदी। ये कहां से निकलती है? गोवा से निकलती है। बहुत छोटी 100 किलोमीटर के अंदर की नदी है। ठीक है, गोवा से निकलती है। ठीक है, मांडवी के साथ एक नदी और है, जुआरी नदी। ये भी कहां से निकलती है? गोवा से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये नदी भी कहां से निकलती है दोस्तों? गोवा से निकलती है। इस नदी को हम क्या बोलते हैं? गोवा से निकलती है, जो एक ज्वारीय नदी है। ये क्या है? ज्वारीय नदी है। ये क्या है? एक ज्वारीय नदी है। अब केरल से कुछ नदियां निकलती हैं, उनको देख लेते हैं। केरल से पेन्नार, भरत पूजा, और एक नदी मुझे और नहीं याद आ रहा है, हाँ पंबा। पंबा पंबा। केरल की सबसे बड़ी नदी पेन्नार है, दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपुजा है। तो ये तीन नदियां कहां से निकलती हैं? केरल से निकलती हैं। ठीक है, इस तरीके से नदियों की जो श्रृंखला थी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की खत्म हो गई। अब इस चैप्टर में एक वीडियो और आएगा। वो वीडियो क्या रहेगा रुको हम बता देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा के। जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे लिख के वीडियो बनाएंगे। जैसे एक तरफ लिखेंगे राज्य और दूसरी तरफ लिखेंगे जल प्रपात। क्या लिखेंगे? जल प्रपात। एक तरफ लिखेंगे शहर और दूसरी तरफ लिखेंगे नदियां। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे बांध, एक तरफ लिखेंगे नदी। मतलब कौन सा बांध किस नदी पर है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, कौन सा राज्य में कौन सा जलप्रपात है। इतना। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है जलवायु। जलवायु जो किससे बना है? जल प्लस वायु से। ये चैप्टर ऐसा है कि इसको हम लिखवा नहीं सकते बहुत ज्यादा, इसको हमें आपको समझाना पड़ेगा और आपको अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी, तब जाके चैप्टर समझ में आएगा। तो चैप्टर 3 का एक वीडियो हो रहेगा, पार्ट 8। ठीक है, बस। उसके बाद बिहार में अभी वर्तमान समय में छठ पूजा चल रही है, छठ मैया की। तो बोलो जय छठी मैया की। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे देश में तो उगते हुए सूरज की पूजा होती है, लेकिन बिहार ऐसा है जो
डूबते हुए सूरज की भी पूजा करता है और ये आशा करता है कि सूरज अगले दिन फिर उदय होगा। ठीक है, तो बिहार की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को नमन है मेरा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मेहनत से आप लोग पढ़िए। और हाँ, मेरा चैनल लर्न विथ हल्का लोगों के बीच बढ़ाइए और लोगों को लेकर आइए, जोड़िए। ये आपकी भी संस्था है मेरे साथ साथ, इसमें आपका भी मुझे सहयोग चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।